नमस्कार। मैं हूं मनीष मिश्रा। सबसे पहले सभी दर्शकों को नववर्ष की शुभकामनाएं। जागरण न्यू मीडिया के इस लोकप्रिय कार्यक्रम जागरण डायलॉग्स में आप सबका स्वागत है। नया साल दस्तक दे चुका है, साथ ही कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले भी बढ़ने शुरू हो गए हैं। किसी भी अप्रत्याशित बीमारी या महामारी का हमारी बचत पर गहरा प्रभाव होता है। इसे देखते हुए अपनी घरेलू आर्थिक स्थिति को मजबूत रखने के लिए हमें नए साल में नए तरीके से योजना बनानी होगी, ताकि हम अपने आर्थिक लक्ष्य भी प्राप्त कर सकें और किसी अप्रत्याशित परिस्थितियों से निपटने के लिए भी तैयार रहें। इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर जितेंद्र सोलंकी जी। स्वागत है आपका। नमस्कार मनीष जी। साल 2020 और 2021 में सर हमने देखा है कि कोरोना वायरस महामारी की वजह से हम सब की आमदनी और खर्च दोनों ही प्रभावित हुए। नया वेरिएंट भी अभी तेजी से पांव पसार रहा है। ऐसे में हमें जो फाइनेंशियल प्लानिंग है, अपनी आर्थिक योजना है, वो किस तरह तैयार करनी चाहिए? देखिए मनीष जी, अगर हम आमतौर पर देखें तो हम जब फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं तो उसमें हर चीज के खर्चे और इनकम कितना है, एक्सपेंसेस कितना है, सभी तरह का हम एक एनालिसिस करते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि हम क्या बचत कर पा रहे हैं और फिर हम उसको निवेश करते हैं। अब पिछले 2-3 साल जो है पेंडेमिक में गुजरे हैं, तो अगर आप देखोगे तो खर्चों में बड़ा चेंज आया है। जो खर्चे हम आमतौर पर करते थे या जिसको हम लाइफस्टाइल स्पेंडिंग बोलते थे, उस लाइफस्टाइल स्पेंडिंग काफी कम हुई है। हमने बाहर जाना छोड़ दिया, कहीं घूमने फिरना छोड़ दिया, तो इस तरह के काफी एक्सपेंसेस पे कंट्रोल हुआ है। और मेरी राय में अब जब हम हालांकि मैं दोबारा से उसी तरफ जा रहे हैं, लेकिन अब जब हम आगे बढ़ेंगे तो फाइनेंशियल प्लानिंग में ये एक बहुत बड़ा हिस्सा होगा कि क्या हम उन खर्चों को वापस लेके आते हैं जो पहले करते थे, या जो हमने कंट्रोल कर लिया है अब इसी को लेके हम आगे बढ़ते हैं। तो मेरी राय में जब आप फाइनेंशियल प्लानिंग कोई भी व्यक्ति करे तो वो अपने जो कंट्रोल खर्चों को कंट्रोल करके जो उसने एक जीवन यापन किया है ना पिछले 2 साल में, इसी से आगे बढ़ना चाहिए। तो एक खर्चों का भी एक एनालिसिस बड़ा अच्छा हर किसी के पास हो गया है कि कम खर्चे करके आप कैसे जो है अपनी बचत को बढ़ा सकते हैं, कहाँ खर्चे बहुत जरूरी थे जो आपको कट किए और तब भी आपने ये 2-3 साल अपने निकाले हैं पेंडेमिक में। तो फाइनेंशियल प्लानिंग में आप खर्चों को कैसे एनालाइज करते हैं, ये एक बहुत बड़ा अहम जो है किसी भी व्यक्ति की फाइनेंशियल प्लानिंग में हिस्सा रहेगा। तो मेरी राय में जब आप फाइनेंशियल प्लानिंग करने अब जाएं तो सबसे पहले तो अपने इन खर्चों का एनालिसिस आपको करना होगा कि क्या वो खर्चे आप दोबारा से लाना चाहेंगे, और अगर लाना भी चाहेंगे तो क्या उसी लेवल पे रखना चाहेंगे, या कंट्रोल करके आप खर्चों को कम करके जो आपने एक नई बचत शुरू की है, क्या आप इस बचत को आगे मेंटेन कर पाएंगे। तो ये एक बड़ा अच्छा एक एनालिसिस होगा जो हमें करना होगा कि हमने जो बचत अब की है, क्या हम इस बचत को मेंटेन कर पाते हैं। तो फाइनेंशियल प्लानिंग में किसी भी व्यक्ति की आप जब करेंगे तो प्रोविजन तो अपनी जगह है, लाइफ हेल्थ डिसेबिलिटी ये प्रोविजन तो करने होंगे, लेकिन स्पेंडिंग कैसे होगी अब आगे चल के आपकी, वो एक बड़ा अहम जो है हिस्सा रहेगा। जी, हमने देखा है सर कि मेडिकल पर अप्रत्याशित खर्च हुआ है लोगों का। महामारी के दौरान इलाज ट्रीटमेंट के लिए लोग जो हॉस्पिटलाइज हुए, उनका बिल लाखों में आया है। तो इससे स्वाभाविक है कि ये अप्रत्याशित था, इसके लिए लोगों ने प्लान भी नहीं किया हुआ था। तो अब बात उठती है हेल्थ इंश्योरेंस की, कि हेल्थ इंश्योरेंस हमारे लिए कितना जरूरी है, ताकि इस तरह के जो अप्रत्याशित मेडिकल खर्चे हैं उनसे हमारी जो सेविंग है वो बची रह सके। जिनके पास हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है और जिनके पास पहले से है, उन लोगों के लिए आपकी क्या सलाह होगी? देखिए, जिनके पास हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है तो उनके लिए तो 2 साल, पिछले 2 साल एक सीधा सीधा संदेश है कि हेल्थ इंश्योरेंस होना आवश्यक है। और मेरी राय में तो लाइफ हेल्थ डिसेबिलिटी हम बोलते थे, अब हेल्थ लाइफ और डिसेबिलिटी बोलते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस सबसे आवश्यक है। तो जिनके पास नहीं है पॉलिसी, उनको हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए। उसकी अहमियत, उसकी जरूरत पिछले 2 साल में पता लग गई है। अब जिनके पास हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है तो क्या वो पर्याप्त है, उसकी भी परिभाषा बदल जाएगी।
आमतौर पर 3 लाख 5 लाख लेके हम सोचते थे कि पर्याप्त है हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, जिसमें 4 लोगों का परिवार जो है पूरा का पूरा कवर्ड है। लेकिन जिस हिसाब से बिल आए हैं पेंडेमिक के दौरान, तो 10 लाख का इंश्योरेंस भी आपको कम पड़ रहा है। तो हेल्थ इंश्योरेंस कितना पर्याप्त है वो भी एक एनालिसिस अब आपको करना होगा, जब आपके उसी एक सेम सिंगल पॉलिसी में फैमिली के 4 मेंबर जुड़े हों। उस तो अपने हेल्थ इंश्योरेंस को अगर आपके पास 3 या 5 का, इसको कैसे बढ़ाया जाए, 10-15 पे लेके आया जाए, जिससे कि एक पर्याप्त हेल्थ इंश्योरेंस हो 4 फैमिली मेंबर्स के लिए। तो ये एनालिसिस भी करना होगा और पर्याप्त हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो करना होगा, लेना होगा। अब उसके उपाय है कि हेल्थ इंश्योरेंस आप कैसे बढ़ा सकते हैं। नहीं, हेल्थ इंश्योरेंस पर्याप्त कितना होना चाहिए? देखिए, अगर 4 लोगों का परिवार है तो मेरी राय में 10-15 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस एटलीस्ट आपके पास होना चाहिए। और आजकल की अगर हम हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज को देखें तो उसमें रीस्टोर बेनिफिट सारी पॉलिसीज में मिलता है। यानी कि अगर आपके पास 10 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस है और रीस्टोर पॉलिसी में ये होता है कि एडिशनल 10 लाख कंपनी रीस्टोर करती है अगर आपका क्लेम जो है किसी भी ईयर में 10 लाख से ज्यादा पहुंचता है आपका, यानी कि बेसिक हेल्थ कवर से ज्यादा होता है। तो मसलन आप 10 लाख पे नहीं, आपका कवर उससे ज्यादा होता है अगर क्लेम आता है तो 10-15 लाख मेरी राय में एटलीस्ट कवरेज होना चाहिए। हालांकि मेट्रो सिटीज में तो अब 25-30 लाख तक का कवरेज जो है वो पर्याप्त माने जाने लगा है, बट मेरी राय में कोई भी मिडिल क्लास फैमिली है, 10-15 लाख इससे कम हेल्थ इंश्योरेंस मेरी राय में पर्याप्त नहीं है। अच्छा, एक मतलब हेल्थ इंश्योरेंस की बात चल रही है, तो क्या ऐसा किया जा सकता है कि 5 लाख के लोग बेस पॉलिसी ले लें हेल्थ इंश्योरेंस की, और उसके ऊपर जो 10-15-20 लाख आप कह रहे हैं उसका टॉपअप कवर ले लें? हाँ, मैंने वही कहा कि हेल्थ इंश्योरेंस कैसे बढ़ाया जा सकता है। अब इसके ऑप्शन है कि या तो आप बेसिक हेल्थ जो है वो 15 लाख का ले लें, उसमें प्रीमियम ज्यादा आएगा, लेकिन वो महंगा ऑप्शन होता है। अब 5 लाख के साथ अगर आप 10-15 लाख का टॉपअप हेल्थ पॉलिसी अगर ऐड कर लेते हैं तो वो कम प्रीमियम में आप ज्यादा कवरेज जो है ले सकते हैं। तो वो ऑप्शन ज्यादा अच्छा है कि आपके पास 5 लाख का अगर हेल्थ कवर है तो आप एक और पॉलिसी ले सकते हैं जो कि 10-15 लाख के टॉपअप या सुपर टॉपअप पॉलिसीज जो होती है उनको आप ले सकते हैं। तो उससे आपका कवरेज बढ़ जाता है और आपका प्रीमियम कम रहता है। हाँ, लेकिन टॉपअप कवर का लाभ तभी उठा सकते हैं जब बेस कवर पूरी तरह एग्जॉस्ट हो जाता है। हाँ, ये टॉपअप पॉलिसीज होती है, इसमें डिडक्टेबल अमाउंट होता है। 5 लाख का डिडक्टेबल मतलब है पहला 5 लाख का क्लेम आपको अपनी जेब से भरना होगा, उसके बाद टॉपअप का आप क्लेम ले सकते हैं। तो 5 लाख का बेसिक हेल्थ कवर और 10 लाख का टॉपअप हेल्थ कवर, तो यानी कि 15 लाख के लिए आप कम प्रीमियम में एक अच्छा कवरेज आप अपनी फैमिली के लिए ले सकते हैं। चलिए, हम लोग नए साल में बात कर रहे हैं इस महामारी के दौर के बीच कि अपनी घरेलू आर्थिक स्थिति को कैसे मजबूत करें। तो सबसे पहले हम लोगों ने मेडिकल खर्चे की बात कर ली। अब सर बात आती है कि मेडिकल खर्च के लिए हमने व्यवस्था कर ली, अब आगे के जो बड़े खर्च हैं, जैसे लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम अचानक देना होता है, स्कूल की फीस देनी पड़ती है बच्चों की, इन सब के लिए प्लानिंग करनी होती है। तो बड़े खर्चों के लिए हम किस प्रकार प्लानिंग करें ताकि हमारी जेब पर अचानक बोझ ना पड़े? देखिए, फाइनेंशियल प्लानिंग तो एक कोई वन टाइम एक्सरसाइज नहीं होती है। आपको हर बार हर साल रिव्यू करना होता है और देखना होता है कि मेरे खर्चे कहाँ जा रहे हैं। लेकिन जब आप फाइनेंशियल प्लानिंग शुरू करते हैं, आप तभी इस चीज का अनुमान लगा लेते हैं कि मेरे खर्चे कहाँ कहाँ होंगे और कितने होंगे। और उन्हीं खर्चों में बच्चों की स्कूल फीस, आपका प्रीमियम पेमेंट है, या और लोन ईएमआईज हैं, या और कोई खर्चा होता है, वो आपको जो है उसका आकलन आप पहले ही कर लेते हैं। और उसके बाद आपको पता लगता है कि आप क्या बचत कर पा रहे हैं। अब हेल्थ, ये बच्चों की स्कूल फीस है या कोई अब कोई और खर्चा है। अब ईएमआई तो कांस्टेंट रहती है, तो ये तो कांस्टेंट, आपने एक बार ईएमआई का आकलन कर लिया तो ये सालों तक कांस्टेंट रहेगी। लेकिन स्कूल के खर्चे जो होते हैं वो बढ़ते रहते हैं। तो जब भी आप स्कूल के खर्चों का आकलन करते हैं और आप प्रोविजन करना चाह रहे हैं कि ये खर्चे में कैसे वहन करूंगा, तो उसके लिए आपको इन्फ्लेशन भी कंसिडर करना चाहिए कि इस साल जो खर्चे हैं, जो स्कूल फीस है, ये अगले साल बढ़ेगी। अब ये अगले साल बढ़ेगी तो क्या मेरी आय भी उतनी बढ़ेगी?
पेंडेमिक के दौरान हमने देखा है कि ऐसा नहीं हुआ है। आमतौर पर भी आय उस हिसाब से नहीं बढ़ती, जिस हिसाब से खर्चे बढ़ते हैं। तो अगर ये खर्चे बढ़ते हैं तो इस बढ़े हुए खर्चे को मैं कैसे बजट के अंदर लेके आऊंगा जिससे कि मेरी बचत पे इम्पैक्ट ना हो, क्योंकि ये सारे खर्चे बढ़ेंगे और इनकम नहीं बढ़ी तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट आपकी सेविंग पे आ जाता है, बचत पे आ जाता है। तो क्या मैं बचत बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होगी, और अगर नहीं बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होगी तो क्या मेरे पास तरीका है कि मैं इस बड़े हुए खर्चे को वहन कर सकूं। और दूसरी बात, स्कूल फीस, अगर स्कूल चेंज हो रहा है तो वहां पे एडमिशन फीस जाती है, तो एक लमसम खर्चा भी आपके पास आता है जो हमेशा मार्च अप्रैल के दौरान आता है। जी तो उसकी प्रोविजन भी आपको पहले से करनी पड़ती है, क्योंकि वहां पे स्कूल फीस के अलावा और भी खर्चे एकदम से जुड़ जाते हैं। तो जब भी आप इनसे रिलेटेड खर्चों की आप तैयारी करते हैं तो केवल स्कूल फीस नहीं, स्कूल फीस के अलावा और भी खर्चे होते हैं, उनको भी आपको लेके चलना पड़ेगा। मतलब 3 शब्द में इसको कहें आपकी बात के सारांश को, तो प्लान, सेव एंड देन स्पेंड। हाँ, प्लान यस करना चाहिए, एंड सेव यस, फर्स्ट पे ऑफ फॉर योरसेल्फ, पहले आप अपने लिए देखें, ठीक है, उसके बाद जो बचता है उसमें से देखें आप कहाँ खर्चा करना चाहते हैं। सर बात बचत की हो रही है, पैसे बचाने की हो रही है, तो आम आदमी जो घर खरीदते हैं होम लोन लेकर, उनकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा जो है होम लोन की ईएमआई में जाता है। जी अभी देखने को मिल रहा है कि कुछ बैंकों के जो होम लोन के रेट्स हैं वो काफी कम हैं, जी उसकी तुलना में कुछ लोग काफी अधिक पे कर रहे हैं। तो क्या अभी का जो वक्त है वो होम लोन ट्रांसफर कराने का है? क्या होम लोन ट्रांसफर करवा के एक बैंक से दूसरे बैंक में, या एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से दूसरी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी या बैंक में होम लोन ट्रांसफर करवा कर हम पैसों में अपनी बचत कर सकते हैं क्या? हमने देखा है कि आमतौर पर हम रेट का डिसीजन ले लेते हैं कि इंटरेस्ट रेट कम है तो होम लोन ट्रांसफर हम कर लेते हैं। जी लेकिन मेरी राय में जब आप होम लोन ट्रांसफर करते हैं तो सबसे आपको ये देखना होता है कि टोटल पेमेंट में क्या रियली में आपको बचत हो रही है, क्योंकि होम लोन इंटरेस्ट जो रेट है आज तो आपको कम दिख रहा है, लेकिन अगर इंक्रीज होगा तो सभी बैंक्स इंक्रीज करेंगे। निश्चित ठीक रूप है, से। तो हो सकता है जहां आपने को आज कम मिल रहा हो, 2 या 3 साल के बाद अगर इंटरेस्ट रेट राइज होते हो, होम लोन इंटरेस्ट रेट राइज हो, तो दोनों रेट्स बराबर पे आ जाए। ठीक है, तो आपको जब जब आप शिफ्टिंग का देखते हैं तो सबसे पहली बात कि क्या आपको करंट अपने बैंक से कोई प्रॉब्लम है, और अगर नहीं है तो क्या केवल इंटरेस्ट रेट आपका डिसीजन है। और ये डिफरेंस भी अगर बहुत बड़ा है तब तो आपको फायदा होगा, लेकिन अगर बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है तो उसमें नेट फायदा आपको कितना होगा ये आपको देखना होगा कि टोटल आउटगो आपका कितना जाने वाला है। मसलन आपने किसी बैंक से 8.5 पे लिया, आपको दूसरा बैंक जो है 8.25 पे दे रहा है, तो क्या 0.25 में रियली में आपको बचत होने वाली है? आपकी ईएमआई पे बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। हाँ, अगर एक बैंक से 9% पे आपने लिया हुआ है और दूसरा बैंक आपको 8% या उससे भी कम में दे रहा है तो आपको बचत होने का इसमें दिख रहा है। तो टोटल आउट को देखना चाहिए कि एंड ऑफ द डे जब पूरा लोन आप रीपे कर देंगे तो आपको कितनी बचत होने वाली है। और दूसरा कारण ये हो सकता है कि क्या आपको ईएमआई आपको रिड्यूस करनी है क्योंकि आपको अपनी बचत बढ़ानी है। तो ये दोनों पे एक बार आकलन करके तभी आप देखें कि नेट बेनिफिट आपको कितना है, उसके बाद ही डिसाइड करें कि होम लोन ट्रांसफर करना चाहिए। जी, अब बात लोन की हो रही हो और क्रेडिट स्कोर की चर्चा ना हो, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हम सबकी जरूरतें होती हैं और जी उन जरूरतों के अनुसार हम लोग पर्सनल लोन, ऑटो लोन, तमाम तरह के लोन्स लेते हैं। लोन्स में जो अपना क्रेडिट स्कोर है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो क्रेडिट स्कोर की समीक्षा हमें कब करनी चाहिए, और अगर जो किसी का क्रेडिट स्कोर कमजोर है तो उसको हम कैसे स्ट्रांग बना सकते हैं? देखिए, क्रेडिट स्कोर काफी महत्वपूर्ण स्कोर है, और आजकल तो लोन के टाइम पे जितने भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डिसीजन लेते हैं वो आपके क्रेडिट स्कोर के बेस पर ही लेते हैं। जी अब क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो लोन मिलने में आसानी होती है, और क्रेडिट स्कोर अगर अच्छा नहीं है तो लोन मिलने में दिक्कत आ सकती है। आप डिपेंड करता है कि आपका क्रेडिट स्कोर अगर खराब है तो किन वजह से खराब है। क्या लोन डिफॉल्ट हुए या बहुत ज्यादा आपने क्रेडिट स्पेंडिंग कर दी, तो उनका कार्ड उसके जो कारण होते हैं वो भी एक इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन होता है।
तो सबसे पहली बात तो आपको क्रेडिट स्कोर अच्छा रखना चाहिए, तभी आपको लोन मिलने में आसानी होगी। जी। और अगर क्रेडिट स्कोर आपका खराब हो गया है तो उसके बाद फिर आपको उसके लिए क्या कहते हैं, क्रेडिट स्कोर अच्छा करने के लिए आपको जो है कुछ उपाय करने होंगे। जैसे कि कोई भी क्रेडिट पेमेंट आप कम पेमेंट भी हो, कोई भी क्रेडिट पेमेंट आप जो है कंटिन्यू रखें, जिससे कि आपका क्रेडिट स्कोर पे इम्पैक्ट होता रहे और अच्छा इम्पैक्ट हो। बहुत ज्यादा लोन के लिए इंक्वायरी ना करें, बहुत ज्यादा लोन ना लें आप। अगर क्रेडिट स्कोर लोन डिफॉल्ट की वजह से आपका खराब हो गया है, अच्छा होने के बावजूद भी बैंक्स पुराना जो आप बोलते हैं ना इतिहास जो होता है वो भी कंसिडरेशन में लेते हैं कि आपका किन वजह से हुआ था। तो आपको टाइम लगेगा, आप ये मत सोचे कि क्रेडिट स्कोर आज मेरा अच्छा हो गया तुरंत तो तुरंत ही मुझे लोन मिलना आसान हो जाएगा, उसमें भी टाइम लगता है, बैंक्स जी। जी। कंसिडर करते हैं। तो अच्छा होने के बाद भी उसको मेंटेन करें कुछ टाइम तक, तब जाके आपको बैंक कंसिडरेशन में लेगा कि आपको दोबारा लोन दिया जा सकता है। और एंड ऑफ द डे अगर आपका लोन खराब होने के बावजूद भी आपको लोन हो सकता है मिल जाए, लेकिन आपको ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा। तो क्रेडिट स्कोर को हमेशा अच्छा रखें और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि डिफॉल्ट ना होने दें कहीं भी, लोन बहुत ज्यादा ऐड ना करें अपने पोर्टफोलियो में, जितनी जरूरत हो उतना ही लोन लें। और क्रेडिट कार्ड को सबसे जो एक बड़ा डिफॉल्ट का हिस्सा होता है, तो क्रेडिट कार्ड को अपना स्पेंडिंग जो है वो अपने कंट्रोल में रखें। जी, आपने बड़ी अच्छी बात कही और हम उम्मीद करते हैं दर्शकों को ये सारी बातें जो हैं वो मतलब उसको अमल में लाएंगे और खुद को फाइनेंशियली स्ट्रांग करेंगे, अपने क्रेडिट स्कोर को भी मजबूत बनाएंगे। अब सारी चर्चा तो सर हो गई, एक चीज रह रही है, वो है टैक्स प्लानिंग। 31 मार्च तक हम इनकम टैक्स में बचत के लिए कहीं निवेश करते हैं। आमतौर पर देखा जाता है कि लोग अंतिम समय में कभी कोई यूलिप ले लिया, कभी कोई एफडी ले लिया। तो टैक्स प्लानिंग के लिए हमें किन विकल्पों का चयन करना चाहिए ताकि रिटर्न भी बेहतर मिले और इनकम टैक्स में डिडक्शन का लाभ भी मिले? देखिए टैक्स प्लानिंग के अंदर सबसे पहले तो जब हम बेनिफिट देखते हैं तो 80C 80D इस तरह के प्रोविजन है। अब 80C के अंदर बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट और बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। तो जब भी आप टैक्स प्लानिंग करते हैं तो ये देखना होता है कि मुझे एग्जिस्टिंग में से 80C के अंदर कितना करने की जरूरत है। भाई स्कूल ट्यूशन फीस भी उसमें आ जाती है, अगर आपका होम लोन चल रहा है उसका प्रिंसिपल पेमेंट भी उसमें आ जाएगा, आपका ईपीएफ अगर सैलरी में कटता है तो ईपीएफ ऑलरेडी उसमें आ जाएगा। तो कई बार हमने देखा है कि 80C में आपको जरूरत ही नहीं पड़ती है, इन सब चीजों से कवर हो जाता है। इसके बाद भी अगर आपको निवेश करने की जरूरत पड़ती है तो वो निवेश करने से पहले दो चीजों का ध्यान रखें, एक तो एडहॉक निवेश ना हो, और एडहॉक निवेश अगर आप करते हैं तो कोई लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट में ना करें। तो ज्यादातर हम देखते हैं कि जनवरी फरवरी मार्च में टैक्स बचाने के लिए लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट्स में जैसे इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं वहां निवेश कर देते हैं। मेरी राय में अगर आपको एडहॉक टैक्स प्लानिंग करनी पड़े और एडहॉक इन्वेस्टमेंट करना पड़े तो किसी भी लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट में ना डालें, शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स में आप डाल सकते हैं, जैसे फिक्स डिपॉजिट है, 5 साल की फिक्स डिपॉजिट है। क्योंकि ये आज हो जाएगा, इसका आपको हर साल बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगले साल जब आप टैक्स प्लानिंग करें तो ये टैक्स प्लानिंग अप्रैल में ही हो जानी चाहिए, जिससे कि आपको सोचना ना पड़े कि आपको टैक्स प्लानिंग में क्या करना है। और अप्रैल से जब आप टैक्स प्लानिंग करेंगे तो अगर आपको कोई निवेश भी करना है तो उस निवेश को आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, जिससे कि पूरा भार एक ही समय में ना आ जाए। तो टैक्स प्लानिंग जब मेरी राय में पहली बात अप्रैल में होनी चाहिए, जनवरी फरवरी मार्च में नहीं। और अगर जनवरी फरवरी मार्च में आप करते भी हैं कि कुछ रह गया है टैक्स प्लानिंग करने के लिए, तो किसी लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट में निवेश ना करें, आप शॉर्ट टर्म में करके इस बार की टैक्स प्लानिंग खत्म कर दें, अगले साल को फिर अप्रैल में आप टैक्स प्लानिंग को शुरू करें। यहाँ आपने हेल्थ इंश्योरेंस की भी चर्चा की थी जो सेक्शन 80D के तहत टैक्स जी बचाने में मददगार है। जी। तो एक तो वो हो गया और दूसरा 80C के तहत आपने ऑप्शंस भी बताए हैं। ईएलएसएस के बारे में सर आपका क्या विचार है? देखिए ईएलएसएस अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, आपको एक अच्छा रिटर्न देता है, लेकिन शेयर बाजार से रिटर्न मिलता है, उतार चढ़ाव उसमें हमेशा रहेगा। और होता क्या है कि ईएलएसएस लोग ये सोचते हैं कि आमतौर पर कि 3 साल जैसे ही पूरे हो गए तो हम ईएलएसएस से पैसा निकाल लेंगे, वो टैक्स लॉक इन पीरियड खत्म हो गया। तो वो लॉक इन जो दिया है ईएलएसएस में वो तो टैक्स सेविंग के लिए दिया हुआ है, क्योंकि आपको टैक्स की बचत मिलती है इसलिए लॉक इन रहता है। अदरवाइज ईएलएसएस है लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट ही। अगर आप शेयर बाजार में निवेश कर रहे हैं तो आपको लॉन्ग टर्म सोचना होगा, आप शॉर्ट टर्म नहीं सोच सकते। 3 साल के बाद आपको नहीं पता कि बाजार कहाँ जाएगा। तो आज अगर आप निवेश करते हैं तो 3 साल के बाद
हो सकता है बाजार जो है नीचे के दर पे हो, तो आपको हो सकता है गेन ना हो रहा हो, लॉस हो रहा हो। इसलिए ईएलएसएस में भी अगर आप निवेश करते हैं तो लॉन्ग टर्म ही सोचे, मिनिमम 5 से 7 साल का होराइजन लेके चले, तभी आप बेनिफिट कमा सकते हैं। अच्छा, आपने हेल्थ इंश्योरेंस की बात की, लाइफ इंश्योरेंस की बात की, क्रेडिट स्कोर की भी बात की, होम लोन की भी बात की, इन्वेस्टमेंट के ढेर सारे ऑप्शन की आपने चर्चा की। अब सवाल उठता है कि निवेश तो हमने कर लिया, निवेश पोर्टफोलियो की समीक्षा कब की जानी चाहिए और ये जरूरी क्यों है? देखिए, निवेश पोर्टफोलियो की समीक्षा एक तो जरूरी होती है क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, उन चेंजेस के साथ आपके फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन होता है, और फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन होता है तो आपकी अपनी सोच भी बदलती है। ठीक है, अब फेजेस को हम ले लेते हैं। आप सिंगल हैं, कोई डिपेंडेंट नहीं है, आप जितना मर्जी रिस्क लेना चाहे ले सकते हैं, आप सोच सकते हैं। जहां आपके ऊपर डिपेंडेंट आ गई, आपकी लायबिलिटीज बढ़ गई, आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। अब आप रिटायरमेंट की तरफ जाते हैं तो आप उतना लंबी अवधि का नहीं सोच सकते जितना कि आप यंग एज में सोच सकते हैं। तो लाइफ के ऐसे फेजेस हैं जहां पे आपकी खुद की सोच बदलती है, आपकी लाइफ सिचुएशन बदलती है, और इनको एडजस्ट करने के लिए आपको इस निवेश की समीक्षा करनी होती है। और तो एक तो ये कारण है जो कि बहुत ही मुख्य कारण है कि जब भी आपकी लाइफ सिचुएशन चेंज होगी, आपको निवेश की समीक्षा करनी पड़ेगी। क्या ये निवेश सही है, इसको कंटिन्यू करना चाहिए या मुझे इसमें चेंजेस करने चाहिए। दूसरा, जो भी आपने निवेश किया है, आप कोई गारंटी नहीं दे सकता कि जो आपने निवेश किया है वो ऐसे ही चलता रहेगा। तो अगर उसमें बदलाव होंगे तो आपको अपने पोर्टफोलियो में बदलाव करना पड़ेगा। हमने पिछले 3-4 साल में देखा है कि रेगुलेटर ने बहुत सारे बदलाव किए, जिसके चलते बहुत सारी कैटेगरीज आपस में मर्ज हो गई। तो जो नई मर्ज होकर कैटेगरी निकली वो आपका ऑब्जेक्टिव था ही नहीं, तो आपको अपना पोर्टफोलियो चेंज करना पड़ेगा। तो ऐसे कारण हो सकते हैं। फिर आपको ये समीक्षा करने की जरूरत पड़ती है कि क्या आपका पोर्टफोलियो सही वर्क कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्या सही रिटर्न दे रहा है। अगर नहीं दे रहा है तो आपको चेंज करने की जरूरत पड़ेगी। आपको रीबैलेंसिंग करने पड़ेंगे पोर्टफोलियोज के। आपका जो एलोकेशन है वो आप 50% इक्विटी में निवेश करना चाहते हैं, बट बाजार अच्छा चल गया, आपका एक्सपोजर जो है वो 75-80 तक पहुंच गया, तो आपको एसेट एलोकेशन वापस 50-50 पे लाना होगा। तो ये पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग बोलते हैं। तो ये चीज कारण है जिसकी वजह से समीक्षा करनी चाहिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि दर्शकों को जितेंद्र जी की ये सलाह जो है वो घरेलू आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में काफी महत्वपूर्ण साबित होगी। हमेशा की तरह आज के इस जागरण डायलॉग प्रोग्राम में हमने आपके फायदे की बात की। नए साल में आप घरेलू आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए क्या उपाय करें, इस पर जितेंद्र जी ने काफी विस्तार से अहम जानकारियां दी हैं। हमें उम्मीद है कि इनके सुझाव आपके काम आएंगे। जागरण डायलॉग्स का ये कार्यक्रम आप जागरण.com के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं और इसका आलेख आप जागरण.com पर पढ़ सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।